जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और जो आगे होने वाले कुछ ही दिनों में टेस्ट है, उन सारे टेस्टों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज की हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं भी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम उससे पहले आगे क्लास की ओर बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की बात कर लेते हैं। कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को? कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है, जिसे मंजिल का जुनून है, वो मशवरा नहीं लेते, वो किसी से मशवरा नहीं लेते। तो चलिए हम बात करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा हिस्ट्री का सवाल है 10th क्लास के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर के लिए भी ये इसमें आ सकते हैं। ये सारे के सारे 2 नंबर का पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर का भी हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि मेजनी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैरिबाल्डी हुआ, मेजनी हुआ, और एक क्या होता है, मतलब गैरिबाल्डी मेजनी के बारे में, ये दो में से किसी आपको कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। बस इतना ही लिखना है, बहुत ही सटीक और सुंदर शब्दों में है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है नेक्स्ट क्या है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होता है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। बहुत ही सटीक और सुंदर कम शब्द में सटीक जवाब है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति की बात करें तो रूसी क्रांति से पहले वहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। वहाँ के किसान बंधुआ मजदूर के जैसे थे और उनके खेत बहुत छोटे थे, जिन पर वे परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वह करों के बोझ से दबे हुए थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि का दास्तां को समाप्त कर दिया, परंतु इससे किसानों की स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ। ये आपको याद रखना है, बहुत ही सटीक और अच्छी भाषा में है, ये आपको याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखने हैं। रॉलेट एक्ट का ही देन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद घटनाओं को दबाने के लिए क्या है, भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की घटनाओं को दबाने के लिए क्या हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य यानी कि बिना किसी सबूत के वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था, ये ध्यान रखना है। इसमें इसमें ना कोई अपील ना दलील की मौका दिया जाता था और इसी को क्या कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। यानी कि यूँ समझे कि मतलब अच्छे मतलब दूसरे सरल शब्दों में समझे कि रॉलेट एक्ट आज़ादी बढ़ते हुए राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की द्वारा लाया गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। इसी को क्या कहा जाता था, काला कानून। और इसी के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी सुन लीजिए एक एक मतलब शॉर्ट शब्द में और सटीक तरीके से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक जगह पर क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कि ये कानून वापस लेने के लिए जलियांवाला बाग नामक जगह पे जो है सभी लोग इकट्ठा हुए थे इस कानून के प्रति विरोध करने के लिए। सभी लोग जो इकट्ठा हुए थे उतने भीड़ में जनरल आर डायर ने इतनी भीड़ पर मतलब निहत्थे आदमी पर गोली चलाकर गोलियों से छलनी छलनी कर दी थी। और इसी घटना को क्या कहा जाता था, कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन की। बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है खिलाफत आंदोलन। तो बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ।
तो तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था और ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान रखना है। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत यानी कि खिलाफ आंदोलन किया, यानी कि इसी के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने जो खिलाफ आंदोलन किया, इसी को क्या कहा गया, खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये ध्यान रखना, काफ़ी सटीक और शॉर्ट में है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे दिया गया है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था की बात करें तो एक तरफ अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, एक तरफ अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। इस व्यवस्था से रबर बागानों, फर्मों एवं कारखानों में के खेतों में मजदूर से कम लिया जाता था, यानी कारखानों में और खेतों में जो क्या था, मजदूरों से कम लिया जाता था, यानी कि एक तरफा, इसी को एक तरफा आंदोलन कहा गया है। अब है बाओदाई कौन था। बाओदाई की अगर हम बात करें तो ये कौन था। बाओदाई फ्रांस और अमेरिका की सहायता से दक्षिणी वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। इतना ही याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था। जेनेवा समझौता की बात करें तो कब और किनके बीच हुआ था। जेनेवा समझौता वर्ष 1954 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। यह समझौता में वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था। वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, ये ध्यान रखना, इतना ही है और सटीक आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। नापाम और एजेंट ऑरेंज की बात करें तो नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका उपयोग जो था त्वचा को जलाने के लिए होता था। एजेंट क्या होता था, एजेंट ऑरेंज यह एक तरह का जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ये ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हो चिन मिन के विषय में संक्षेप में लिखें। हो चिन मिन के विषय में हम बात करें, संक्षेप में लिखें। हो चिन मिन वियतनाम का एक छात्र था। हो चिन मिन साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। ये याद रखना है, बस इतना ही, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, या शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कैसे हुआ, ये ध्यान रखने, क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी भाषा में शीत युद्ध की। अगर हम बात करें तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तिशाली जो है उभर के आया। दूसरी विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तिशाली उभर के आया, एक पूंजीवादी दल, याद रखना, एक साम्यवादी दल, ये ध्यान रख रहे हैं। साम्यवादी दल था, पूंजीवादी दल का समर्थन था यूएसए यानी कि अमेरिका, और साम्यवादी दल का संगठन था सोवियत संघ, समर्थन था सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में हम रूस कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखना, यही दोनों देश जो है एक दूसरे को वाक शक्ति के आधार पर यानी कि बोलचाल के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हथियार के बल पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, एक हथियार बनाता था तो वो दो हथियार बना लेते थे। इस तरह दोनों में होड़ लगा था हथियार से और वाक शक्ति के आधार पर। 1991 में क्या हुआ, शीत युद्ध, इसी के घटना के कारण शीत युद्ध हो गया। एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो है एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में इसी को शीत युद्ध कहा गया। और 1991 में यह शीत युद्ध हुआ। 1991 के बाद क्या हुआ, रूस जो था 15 देशों में विभक्त हो गया। सोवियत संघ 15 देशों में विभक्त होने के बाद जो है इससे छोटे छोटे 15 नए देश बन गए। तब से सोवियत संघ रूस कहलाने लगा और अमेरिका तो अमेरिका ही रह गया। इसी को शीत युद्ध कहते हैं। ध्यान से सुन लेने हैं, 2 बार 3 बार आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। रूस की क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया। सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया, वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। बस इसी को साम्यवाद की नई आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बात करते हैं अक्टूबर क्रांति, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो अक्टूबर क्रांति क्या है? रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ यह क्रांति 1917 में हुई थी। यह क्रांति मोन्सेविक और बोल्शेविक के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुआ था। यानी कि मोन्सेविक का मतलब हुआ कि कम संख्या में जो लोग थे उसके बीच, और बोल्शेविक के में बात करते हैं जो अधिक संख्या में थे उन दोनों के बीच में, मोन्सेविक और बोल्शेविक के बीच में यह संघर्ष हुई थी। इस क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक के हाथ पास आ गई, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा था उसके पास यह सत्ता आ गई इस क्रांति के बाद, जिसका प्रमुख लेनिन था। और इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण आरंभ हो गया। ये ध्यान रखने, बस इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार की अगर हम बात करें तो खूनी रविवार की बात करें तो वर्ष 1904-05 के रूस जापान युद्ध में वर्ष 1904-05 के युद्ध में रूस जो है जापान से जो युद्ध हुआ था उस समय क्या होता, रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, याद रखना, जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही सेना के विरोध में रोटी दो रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और उस दिन क्या था, रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार और या मतलब खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाता है। लाल रविवार मतलब क्या हुआ, तो लाल मतलब खून बहे लाले लाल, इसीलिए लाल कहा गया। यह घटना 9 जनवरी 1905 यानी कि नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को घटित हुआ था। ये याद रखने, दोनों डेट याद करने में इतना दोनों लिख देने के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो अपनाई थी की बात करें, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने काफ़ी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। ये भी ध्यान रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ बताएं। वियना कांग्रेस की बात करें 2 उपलब्धियाँ, तो बात करते हैं यह कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ निम्न प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हुआ वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बी राजवंश की पुनः स्थापना की गई, और वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाना पड़ा, यानी कि बनाया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी की बात करें तो क्या क्या कार्य किए थे। गैरिबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर अपना अधिकार कायम किया, यानी कि अधिकार कर लिया। इन्हें सर्डिनिया में मिला लिया, और गैरिबाल्डी पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। तो शीत युद्ध की हम बात करें तो अभी तुरंत बात किए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की बात करें तो रूसी क्रांति के 2 कारण की बात करें तो रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित 2 कारण थे। निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना पहले नंबर, और दूसरा किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का होना। ये आपको 2 पॉइंट याद करने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो पूंजीवाद ये है, यहाँ पे देख सकते हैं पूंजीवाद। अब इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर है, तो इसका आंसर की बात करें तो वैसा व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में है, वैसा व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेटरनिक युग खूब पूछे गए हैं एग्जाम में, काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मेटरनिक युग की बात करें तो मेटरनिक युग ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण की बात करें तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। तो पहला, लुई फिलिप की कमजोरी एवं उदारवादी नीति का होना, और दूसरा लुई फिलिप का असफल विदेश नीति का होना, और तीसरा की बात करें राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। बस इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं इटली जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी।
तो जिस तरह यहाँ पे लिखा गया पैराग्राफ चेंज करके उस तरह ही आपको लिखना है। जो बड़े क्वेश्चन रहे तो उसमें कम से कम एक पेज में 2 बार पैराग्राफ चेंज करने हैं ताकि सुंदर राइटिंग में अच्छा दिखे और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया। अब पैराग्राफ चेंज कर लेंगे जिसे इटली का एकीकरण रुक गया। ठीक है, अब फिर पैराग्राफ चेंज करें। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया जिसमें जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई, बस इतना ही लिखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आज अब नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल के क्वेश्चंस के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।